हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। 9th एंड 10th का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इसमें एक छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ में 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहले 9th क्लास की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बाद में क्लास 10th का भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, फिर उसकी चीज़ों को लेंगे। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि इसी सीक्वेंस में वीडियोस आती जा रही हैं, आप लोग इसी के साथ साथ सिलेबस को कर सकते हैं और कोशिश की है मैंने कि डेली का डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलती है न्यू। आप लोगों को मान लीजिए 9th में हैं आप और वो 10th लेवल की कोई वीडियो है तो आप उसको भी देख लीजिए। ऐसे ही यदि आप 10th 11th 12th में अगर आ गए हैं और 9th लेवल की कोई वीडियो है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपके कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं वो आपके ज़रूर दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल बहुपद को जानने से पहले दो एक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानेंगे बीजीय व्यंजक और उससे भी पहले जानेंगे हम चर और अचर संख्याओं को। इंग्लिश में कहते हैं इनको वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे इनको? वेरिएबल किसे कहेंगे, चर अचर संख्या किसे कहेंगे? ऐसी राशियां, ठीक है, ऐसी राशियां जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, उन राशियों को हम वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होती हैं, वो क्या रहेंगी? वो कांस्टेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4। जनरली नोटेशन के लिए हम स्मॉल लेटर ए बी सी इनको कांस्टेंट मानते हैं और वेरिएबल में एक्स वाई जेड इनको लेकर चलते हैं। क्लियर है वाली बात? चलिए चलते हैं बीजीय व्यंजक में। किसी भी चर के रूप में, वेरिएबल के रूप में और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ, यानी फॉर एग्जांपल x + 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 या एक्स स्क्वायर 2x + 1, इस टाइप से एक जगह माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से जो चिन्हों के साथ कोई भी व्यंजक लिखा जाता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके, तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बिल्कुल वाकिफ हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यदि इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको 8th क्लास तक का फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। सारे फॉर्मूले, चाहे वो a + b का होल स्क्वायर हो, a - b का होल स्क्वायर हो, a² - b² हो, a + b का होल क्यूब हो, इस टाइप के जो भी फॉर्मूले हैं वो सभी के सभी आपको आने चाहिए। चलिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं बहुपद की। ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है क्या? पॉलिनोमियल चर के साथ, ठीक है, किन्हीं भी चर के साथ, कोई भी चर हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मिक्स हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम किसी एक चर को लेकर के बात कर रहे हैं। किसी एक चर के साथ कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी सभी चरों की जो घात होंगी, चरों की घात एक धन पूर्णांक होंगी। कैसी होंगी? धन पूर्णांक होंगी, या यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होंगी। कैसी होंगी? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होंगी। आप बता सकते हैं जरा पॉजिटिव इंटीजर की बात क्या कर रहे हैं? या नॉन नेगेटिव कहेंगे, जीरो सहित बात कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर के 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो उसकी घात यानी पावर होनी चाहिए। ठीक है, क्या बात कहना चाह रहे हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 5x⁷ + 6x⁸ + 3x⁷ 6, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल हैं x, इनकी जो पावर्स हैं ये पावर कैसी हैं? इंटीजर है। कैसी हैं? इंटीजर है। अगर यहीं पर अगर हमने -7 लगा दिया तो ये अब आपका पॉलिनोमियल नहीं रहा। कोई भी एक वेरिएबल आपको ऐसा मिल गया जिसकी पावर नेगेटिव हो गई, जिसकी पावर नेगेटिव हो गई या इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि x की पावर 1/2, ये भी पावर क्या है? इंटीजर नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं सिर्फ यही चेकआउट करने के लिए कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। तो बताइए ज़रा, कहीं पर लिखा हुआ है x + 2
प्लस 3x स्क्वायर पॉलिनोमियल है? यस है, क्योंकि कहीं भी देख लीजिए x की पावर 1, यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 2, सभी कैसे हैं? इंटीजर हैं। ठीक है, इसके बाद ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेते हैं। रूट में 2x प्लस 1, ये है कि या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट में 2x आ गया। रूट में 2x का मतलब 2x की पावर 1/2 हो गया, यानी x की पावर 1/2 ये एक पूर्णांक नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। और देखिए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। रूट 2x प्लस 1 बात कर रहा हूँ मैं, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? अब आप कहोगे सर अभी यहाँ तो मना कर रहे हैं, यहाँ है। ये आप गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये रूट पूरे पर था, संपूर्ण पर था, यानी x पर भी था। यहाँ x पर नहीं है, रूट केवल यहाँ किस पर है? नंबर पर है। यहाँ अगर पावर देखेंगे x की तो वो पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब हमें केवल किसकी पावर से मतलब है? वेरिएबल की पावर से मतलब है, चर संख्याओं की जो पावर है, घात है, उससे मतलब है। और वो घात कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, 0 के साथ इंटीजर होनी चाहिए। 0 तक चल सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर 0 के साथ। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गए होंगे। अब ये पॉलिनोमियल दो प्रकार के होते हैं, दो आधार के साथ साथ हम दो प्रकार के दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे ये बात बताते हैं। सबसे पहला तो होता है एक टर्म के आधार पर, ठीक है, टर्म के आधार पर, और एक होता है पावर के आधार पर। ठीक है, कैसे कैसे बात कर रहे हैं देखिए ज़रा। अगर केवल एक ही टर्म है, मान लीजिए केवल x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल, या इसको कह सकते हैं हम एक पदीय बहुपद। ओके, जिसमें केवल क्या होगा? एक ही टर्म होगा। अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस 2x, आप गौर से देखिए ये दो नहीं है, एक्चुअली में 2x प्लस x 3x, यानी वापस एक ही टर्म है। या यूं कह सकते हैं हम 3x, तो आप कहेंगे कि 3 अलग है, x अलग है, दो पद हो गए। नहीं, प्लस माइनस से वो चीज़ें अलग होंगी और अलग अलग होने चाहिए। x अलग है और x स्क्वायर अलग है। अब ये दो पद हो गए, क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। 2x स्क्वायर अलग है, x अलग है। अब ये दो पद हो गए, और ये क्या कहलाएगा फिर? बायनोमियल, द्विपदीय। ठीक है, ऐसे ही तीन हो जाए, मान लीजिए 3x³ प्लस 4x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राइनोमियल। कैसा हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। ओके, ऐसे इधर की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो पावर में क्या हो सकता है? जैसे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये कैसा हो गया? इसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है। 1 है तो ये कैसा हो गया? लीनियर का हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ये किसके आधार पर देख रहे हैं हम? ये पावर के आधार पर देख रहे हैं। अगर यही चीज ऐसा हो जाता तो x² प्लस 5x प्लस 6, यानी कि क्या हो गया इसमें? ये एक पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर, सारे जितने भी उसमें वेरिएबल हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 2 है तो ये कितना हो जाएगा? क्वाड्रेट्रिक हो जाएगा, या बाई क्वाड्रेट्रिक, सॉरी क्वाड्रेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर अगर यही पावर 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक हो जाएगा। हाईएस्ट पावर से मतलब है फिर शेष कुछ भी हो, उसमें शेष कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। जैसे मैं इसी की बात करूं, ये एक पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक है। अगर मैं पद के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें कितने पद आ रहे हैं? 2 पद आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? बायोनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी द्विपदीय है और रैखिक है। तो घात के आधार पर अलग और इसके आधार पर अलग। क्यूबिक हो गया। अगर पावर 4 हो जाती है तो क्या हो जाता है? चतुर्घात का हो जाता है, यानी कि बाई क्वाड्रेट्रिक हो जाता है। ठीक है, बाई क्वाड्रेट्रिक। आई होप सो कि आपको ये पॉलिनोमियल की बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके इसके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। मैं लिख लेता हूं। अब देखिए स्क्रीन पर मैंने एक साथ सारे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को लिख लिया है। सबसे बड़ा फर्स्ट आता है वही, वो जो पदों के आधार पर, टर्म के आधार पर हैं। तो मोनोमियल एक पदीय, फिर बायनोमियल द्विपदीय, फिर ट्राइनोमियल त्रिपदीय, फिर लीनियर आ गए। ये पावर के लिए हो गए, पावर यहाँ 1 हो जाएगी। यहाँ
क्वाड्रेटिक यानी कि 2 हो जाएगी पावर, त्रिघात यानी क्यूबिक हो जाएगा, 4 घात का हो जाएगा। फिर अचर और शून्य, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अचर यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं ये आपको बताता हूँ। जब आपके पास केवल कांस्टेंट के रूप में ही हो, केवल 9=0 ऐसे लिख, ये 9=0 क्या, केवल 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। नहीं लिख रहा मैं 9, मान लीजिए ए लिखा है, केवल ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर ये ना हो करके केवल 0 हो जाए तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा, ये 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यानी 0 के अतिरिक्त यदि कोई भी कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, अचर। अगर 0 है तो वो कैसा हो गया, 0 पॉलिनोमियल हो गया। 0 को इसीलिए अलग से डिफाइन कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। 3x�0 ये आपका कैसा है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पावर लिखा सकते हैं, लेकिन 0x�0 इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित है, वास्तव में हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते पावर है कितनी। इसीलिए ये लिखना और याद करना बहुत ज़रूरी है कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर जो है वो अनडिफाइन है। कैसी है, अनडिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए एक बात ये आपको अलग से याद रखनी पड़ रही है, वरना हर एक 0 जो पॉलिनोमियल है वो ऑब्वियसली कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन हमको अलग अलग क्यों करने पड़े, सिर्फ इसीलिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप पावर बता सकते हैं, लेकिन 0 पॉलिनोमियल में आप पावर नहीं बता सकते। ओके, चलिए इससे आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको, तो देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + n (n)(x⁴n). ये आपका जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कहलाता है कि इस टाइप में आपको फॉर्मूला लिखना होगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी ये कहलाती है कि आप ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको आप रिवर्स लिखें या लेफ्ट टू राइट लिखें या राइट टू लेफ्ट, या तो असेंडिंग पावर में या डिसेंडिंग पावर में लिखें। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ था x⁸ + x⁴ - 5x�6+ 3, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले पावर 8 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर 6 आ रही है, ठीक है। तो एक निश्चित ऑर्डर में लगे होने चाहिए, तो उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो x⁸ - 5x�6+ x⁴ + 3, तो ये जब निश्चित ऑर्डर में लग जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन सीधा सीधा बस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये कोई पॉलिनोमियल है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। चलते हैं जरा पहली एक्सरसाइज 9th क्लास की और उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट लिखे हुए हैं। फाइंड करना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल अगर है भी तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की। आपको दिख रहा है कि x की सारी जो पावर्स हैं वो कैसी हैं, इंटीजर्स हैं। 2 है, 1 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है तो किस टाइप का है, ये एक चर का है, एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है। कि आपको दिख रहा है कि एक चर का ही बहुपद है। y² + √2 ये भी आपको दिख रहा है कि एक चर का बहुपद है, ठीक है। y² + √2 ही दिया हुआ है, हाँ, y² + √2 है, तो ये भी एक चर का बहुपद है और कैसा है, एक द्विघातीय है, ठीक है। कैसा है, द्विघातीय। इसके बाद में 3√2 ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि √t आ गया, यानी t की पावर 1/2 हो गया। t की पावर 1/2 जो है वो पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ की भी बात करेंगे तो 2/y हो गया। 2/y का मतलब 1/y का मतलब क्या होता है, y की पावर -1। पावर जब माइनस में हो जाएगी तो ये भी फिर क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये भी बताया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। इसकी बात करते हैं तो सारी पावर प्लस की हैं तो इसका मतलब पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें x, y, t तीन चर आ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, 3 चरों वाला, 3 वेरिएबल वाला बहुपद हो गया, 3 चर का बहुपद हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से चीज़ पूछी गई है, x² का गुणांक पूछा, कोफिशिएंट पूछा है। क्या होता है कोफिशिएंट, एक्चुअली में वेरिएबल जिसकी भी बात की जा रही है उसके साथ में जो नंबर है उसको
कोफिशिएंट बोलते हैं। उसके साथ अचर पद जो जुड़ा हुआ, कांस्टेंट टर्म जो जुड़ा हुआ है, उसको हम उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे यहाँ की बात करूँ मैं, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना होगा, तो एक्स का भी कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कितनी वैल्यू आ रही है, π/2 आ रही है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन आप लिख लेना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल्स टू π/2 लिखा है मैंने, आप सीधा सीधा ऐसे π/2 मत लिखिएगा। √2x - 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, क्या एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है, नहीं है, तो वहाँ पर उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा हुआ है 0x² + √2x - 1। अब आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म वाकई में क्या है, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यदि कोई टर्म उसमें नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 बुक में दिया गया है कि चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। चर x में द्विघात बहुपद का लिखना है, व्यापक रूप x जनरल फॉर्म लिखनी है, तो लिख दीजिए क्या आएगा, ax² + bx + c, ये क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर क्या है, द्विघात हो गया, ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया और व्यापक रूप हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 35 पावर होनी चाहिए और पद होने चाहिए उसमें 2, तो लीजिए x⁵35 + x, देखिए पद हो गए 2 और इसकी घात कितनी मानी जाएगी, 35 मानी जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 35 है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि घात होनी चाहिए 100 और पद होना चाहिए 1, ये लीजिए x⁴100, ये कितना हो गया, इसकी घात कितनी हो गई, 100 हो गई, 100 हो गई और पद कितने इसमें, 1 ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो 4 - के y², बताइए जरा घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 है इसमें, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद अगर मैं बात करूं पहले वाले की, फर्स्ट क्वेश्चन में तो x² + x लिखा हुआ है, तो बताइए जरा इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट चाहिए हमको, बड़ी से बड़ी कितनी है, 2 है, तो इसकी भी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + x, इसमें इसकी घात बतानी है, तो 1 हो गई, ठीक है ना, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, पॉलिनोमियल की 1 हो गई। इसके बाद r² लिखा हुआ है, केवल एक पद में ही है, तो इसकी भी पावर पूछिए, घात कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसकी पावर r², एक ही पद दिया है और उसकी भी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो उसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दिया है वही, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो उसको क्रम से लिखेंगे, बस केवल क्रम से लिख लेंगे और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। क्या लिखना है उसको क्रम से, आपके सामने लिखा हुआ है 3x + 5, तो ये तो क्रम से ही दिया हुआ है बेटा, ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है 2y + 3 - के 5y², तो क्रम से लिख लीजिए इसको। कैसे लिखेंगे, या तो 3 से शुरू कर लीजिए, 3 + 2y - के 5y², ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख लीजिए, - के 5y² + के 2y + के 3, पहले पावर बड़ी आ गई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है, क्रम से लिखना है। दोनों ही आंसर है, या तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। ऐसे ही 5 लिखा हुआ है केवल, तो इसको कैसे लिखेंगे, केवल 5 ही रहने दीजिए, कांस्टेंट हो गया, या इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5x⁴0, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 - 2y + 3y 6, तो इसको भी लिख रहा है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता देता हूँ इसको और अच्छे से क्या आप आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 - के 2y + के 3y⁴ कैसे लिखेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए कैसे, 3y⁴, अब कौन नहीं है इसमें, y⁵ वाला टर्म ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0y⁵5, 0y⁴, 0y⁵3, 0y⁴2, अब y⁴1 वाला तो है 2y + 1, ठीक है, देखिए ये आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसमें सारे टर्म आ गए, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। एक्चुअली में है कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना है कि सारे टर्म इसमें इन्वॉल्व करने, क्रम से या ऑर्डर में लिखना है उसको, पावर्स को, ओके। तो ये आपने देखे पॉलिनोमियल के बारे में कुछ क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज 2.1 के थे और इसी के साथ 2.1 आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं थोड़े से जीरोज़ को लेकर के,
ठीक है, फिर इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे, जीरोस को लेकर के बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं रूट्स की। इंग्लिश में कहते हैं रूट्स, उसको हिंदी में कई जगह मूल आपको मिलता है, कई जगह शून्य का आपको देखने को मिलेगा, कई जगह उसका सॉल्यूशन हल आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने कोई px पॉलिनोमियल लिया है और उसको इस फॉर्मेट में लिखा है a(x³ + b(x² + c(x + d), केवल 3 घात तक का लिया है, आप किसी भी घात तक का ले सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। px = दिस, वो x की वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो जाए। ठीक है, px की वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी px की वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए, वो सारे के सारे x की वैल्यूज क्या कहलाएंगे, उसके रूट्स कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, हल कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ठीक है, x की वो वैल्यूज जिनको पुट करने पर ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 को इक्वल आ जाएगा, तो वो तुरंत क्या बन जाएंगे, उसके रूट्स कहलाएंगे या शून्य कहलाएंगे या उसके हल कहलाएंगे या उसके मूल कहलाएंगे। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। चेक करना है कि ये शून्यक हैं कि नहीं, सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही कुछ पार्ट दे रखा है। px = 3x + 1, चेक करना है कि क्या x = -1/3 इसका कोई शून्यक है, इसका कोई रूट है। तो चेक कीजिए ज़रा, 3x की जगह पर इसको रख दीजिए -1/3 + का 1, 3 से 3 कट गया, -1 + का 1 कितना आ गया, 0, यानी px जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x = -1/3 इसका एक रूट है, एक शून्यक है, एक मूल है। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस को आप करके चेक कर सकते हैं और किस पर है किस पर नहीं है ये भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यापित करना है, प्रूफ करना है x = 1 जो है वो एक शून्यक है इस बहुपद का 2x³ - 3x² + 7x - 6, इसका एक रूट है, एक शून्यक है। ये प्रूफ करना है कि x = 1 इसका एक रूट है। क्या कर देंगे, x = 1 को लगा देंगे और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, लगा दीजिए। तो 2 × 1 का क्यूब - 3 × 1 का स्क्वायर + 7 × 1 - का 6, सॉल्व कर लीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है तो 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 7 - का 6, ये 6 और 3 -9, 7 और 2 9, 9 - 9 कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से ये जो पॉलिनोमियल था वो कितना आ गया, 0 आ गया। किसके लिए, x = 1 के लिए। इसका मतलब ये जो x = 1 है ये इस पॉलिनोमियल के लिए इसका एक क्या है, शून्यक है, एक बहुपद का हल है, मूल है। ठीक है, रूट है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अब फाइंड करना है आपको, सीधे सीधे px दे रखा है, पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल दे रखा है px = x + 5, शून्य फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। क्या करना होगा, बस px को 0 कर दीजिए, px को 0 = x + 5, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना आ गया, -5 = x, यानी x की वैल्यू -5 के लिए px कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x = -5 इसका एक क्या है, शून्यक है, एक रूट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 3x - 2, px = 3x - 2 है। अब शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक के लिए px को क्या करते हैं बेटा, 0 के बराबर करते हैं। px की वैल्यू है कितनी, 3x - 2 = 0, 3x = ये -2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, x = 2/3, यानी x की वैल्यू 2/3 अगर रखेंगे तो जो पॉलिनोमियल 3x - 2 है उसका शून्य कितना हो गया, 2/3 रख गया, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं और पेपर में ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x = 4/3, x = 4/3, पॉलिनोमियल दे रखा है 6x³ - 11x² + kx - 20 का एक शून्यक है, तो k का मान निकालिए। उसने कह दिया कि x = 4/3 इसका एक शून्यक है, k की वैल्यू चाहिए। k की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 4/3 इसमें रखेंगे और वो किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो 6 × x की जगह पर 4/3 का क्यूब -11 4/3 का स्क्वायर प्लस k × 4/3 -20 किसके बराबर रखना है, इसको 0 के बराबर। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 × 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, -11 × 16/9 + 4k/3 -20 =
0। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा इसको। 3 दूनी 6, 3 9 27, 64 दूनी 6 लिखना है ना। तो 128 डिवाइडेड बाई 9 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा आपका 11 16 160 है और 176। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, इसके लिए बेसिक मैथ की हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। प्लस 4k अपॉन 3 था तो मैंने इसको भी लिख लिया है 12k अपॉन 9 माइनस के 20 इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं आप मैंने क्यों लिखा है इसको, मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि एलसीएम सेम आ जाएगा 9। ठीक है, माइनस 20 को इधर लेके जाएंगे, 9 आपका एलसीएम आ जाएगा, 9 आपका एलसीएम हो गया 128 माइनस के 76। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 16 में से 8 चला जाएगा, या ऐसे ही लिखे देता हूँ मैं अभी 128 माइनस 176 प्लस का 12k एलसीएम लेकर के आपको दिखा दिया मैंने, इजकल टू 20 माइनस का 20 था, इधर जाके प्लस का हो गया। ओके, ये 0 था। 9 से इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस कर लीजिए तो 100 से 100 चला गया, 76 हैं, ये 76 हैं और ये 28 बचेंगे। कैसे माइनस करते हैं वो आपको देखना है। 12k इक्वल्स टू 180, अब ये इधर जाएगा तो प्लस का 76 और माइनस का 28, इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो 26 मैंने इसमें से माइनस कर लिए, केवल 2 बचे, 150 50 में से 2 गया 48 को इसमें प्लस कर लीजिए तो 12k इजकल टू 228 आ जाएगा। आई होप सो। ठीक है, 180 था, 76 था, 76 में से मैंने 28 माइनस करना था, 26 मैंने माइनस करा तो 50 बचेंगे। ठीक है, और उस 50 में से भी 2 को माइनस करेंगे 48 बचेंगे, 48 को इसमें ऐड करेंगे आप, 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 228 हो गया। 228 में 12 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा, 12 से डिवाइड आप कर देंगे 228 को तो क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपकी अगली एक्सरसाइज भी, उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। इससे अगली वीडियोस में हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बाद बात करेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट सर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।